हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे 22 अप्रैल 2022 फ्राइडे न्यूज़पेपर के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर, एक एक करके सारे आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। अ, 2 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ये इंडिया के अंदर विजिट करने वाले हैं। तो ये थर्सडे की मॉर्निंग में इंडिया के अंदर आ चुके हैं और इंडिया के अंदर भी गुजरात में इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली विजिट की। और देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि बोरिस जॉनसन जो हैं गांधी जी के आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद के अंदर यहाँ पर गए। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पहली बार गांधी जी के इस आश्रम पर, साबरमती आश्रम में पहली बार विजिट किया और लगभग कुछ आधे घंटे के आसपास इन्होंने यहाँ पे समय दिया। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये गांधी जी के इस इंस्ट्रूमेंट को, चरखे को चलाते हुए देखने को मिलेंगे आपको, है ना। इसके अलावा इन्होंने इनोग्रेट किया है बड़ोदरा के अंदर जेसीबी जो कंपनी है, उसको, उसकी फाउंडेशन स्टोन को रखा है ना। जेसीबी क्या है? तो जेसीबी एक मशीन है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई हैवी वर्क किया जाता है या खुदाई वगैरह की जाती है तो उसके लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये विजिट है बोरिस जॉनसन की। चलिए, आज की सीरीज के अंदर आप लोगों से पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि बोरिस जॉनसन अभी राइट नाउ तो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। आप लोगों को बताना है फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ये पहला क्वेश्चन है आज की ऐसे सीरीज, आज की एनालिसिस सीरीज का, है ना। तो फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, सोली जी, इन्होंने कहा है, इब्राहिम मोहम्मद सोली, इनके द्वारा ये कहा गया है कि जिस तरीके से अपोजिशन के द्वारा यहाँ पर एक जो मतलब आवाज जो उठाई जा रही थी इंडिया आउट कैंपेन को लेकर के, इसको बैन किया जाएगा, ये यहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली के द्वारा कहा गया है ना। जिससे क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिया और मालदीव के रिलेशन को ये थ्रेट पहुंचाने का काम करता है। नेशनल सिक्योरिटीज को लेकर के थोड़ा सा ये टेंशन में वाली बात हो जाती है। तो इस चीज को लेकर के इसको क्या किया गया है, बैन करने को लेकर के बात कही गई है। अब ये क्या है इंडिया आउट कैंपेन? तो ये इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, जिनका नाम था फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन, इनके द्वारा इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था नेशनल सिक्योरिटीज को थ्रेट को लेकर के। क्योंकि यमीन का ये कहना था कि जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट या जो आर्मी ट्रूप्स धीरे धीरे यहाँ पर अपनी एक्सेस को जमाते जा रहा है मालदीव के अंदर, उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज के लिए यहाँ पर इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था, इंडिया आउट कैंपेन। बिकॉज क्योंकि उस समय अब्दुल्ला यामीन जो थे वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ थे चाइना की तरफ, और चाइना का पूरा सपोर्ट मालदीव को मिल रहा था। लेकिन वहां पे जैसी ही गवर्नमेंट बदली तो वहां के लोगों के द्वारा या अपोजिशन पार्टी के लोगों के द्वारा इस तरीके के कैंपेन को फिर भी कंटिन्यू किया गया। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है अभी राइट नाउ, है ना, इब्राहिम मोहम्मद सोली, इनके द्वारा ये कहा गया है कि कहीं ये इंडिया और मालदीव के रिलेशन को कहीं चोट ना पहुंचाए, इस चीज को देखते हुए ये इस कैंपेन को ही क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। आगे चल करके हम लोग स्लाइड में देखेंगे इंडिया मालदीव के रिलेशन के बारे में। यहाँ पे एक और टॉपिक को कवर अप किया गया है स्ट्रीट वाले पेज के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आवाज उठाई जा रही है किस चीज को लेकर के? तो एक के रेल सर्वे है उसके अकॉर्डिंग। तो के रेल क्या है, या एक आप लोग प्रोजेक्ट सुनेंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है वो केरला के अंदर इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर के कि ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है इससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो
रेसिडेंट हैं इनको क्या होना होगा, डिस्प्लेस होना पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है काफी लंबा प्रोजेक्ट है। 629 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जो कि कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच में इस प्रोजेक्ट को, रेल प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे वही चीज जो सेकंड आर्टिकल भी जॉनसन ने स्टार्ट किया है, इंडिया विजिट फ्रॉम द गुजरात। और यहाँ पर गौतम अडानी से भी इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है ना, बातचीत हुई है, मिले हैं, और काफी सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे बातें हुई हैं कि किन किन चीजों को लेकर के हम दोनों देश रिलेशंस को लेकर के मेंटेन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जेसीबी जो प्लांट है या कंपनी जो है, इसको स्टैब्लिश किया गया है बड़ोदरा गुजरात के अंदर, तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे बात करते हैं अ, अगले आर्टिकल की तरफ। जेसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इस कंपनी को 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है जेसीबी। ठीक है, जेसीबी की हम बात कर रहे हैं, ये वही मशीन है जिसके बारे में मैं आपको बात कह रहा था, है ना। तो ये ब्रिटिश एक कंपनी है जिसको कहा जाता है क्या, जोसेफ जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड इस कंपनी का नाम है। और जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड के द्वारा ही इसकी नींव रखी गई थी। ये एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस कंपनी की शुरुआत की गई थी 1945 में। ठीक है, और यूके के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, स्टेफोर्ड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और राइट नाउ इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं एंथनी एंथनी बैमफोर्ड, जो कि इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, तो इस कंपनी की शुरुआत यहाँ पर जेसीबी कंपनी की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है यहाँ पे बड़ोदरा गुजरात के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए दो आर्टिकल यहाँ पे सेम आर्टिकल है। एक में यहाँ पे कहा गया है हमारे रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी के द्वारा कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनीज हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको आ, एक कंपनी का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो ओकिनावा, आप जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, टू व्हीलर गाड़ी है जो बनाती है, उसके द्वारा कई गाड़ी के में टू व्हीलर गाड़ी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉल्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक 80 साल के बुजुर्ग की क्या हो गई, इसके अंदर जान हो गई, जान चली गई, क्योंकि एक एक्सप्लोजन आपको देखने को मिला है इस गाड़ी के अलावा के अंदर। तो इस चीज के अंदर फॉल्ट को क्लियर करने के लिए नितिन राम जय गडकरी ने ये कहा है कि वापस से अपने लॉट को या अपनी गाड़ी को वापस से कंपनीज की में लाया जाए, और उनमें जो भी फॉल्ट हैं उनको करेक्ट किया जाए, है ना। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर के चर्चाएं की गई हैं। वहीं पर दूसरी तरफ भी नीति आयोग के द्वारा ये टारगेट किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, इसको लेकर के एक पॉलिसीज लाई गई है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। अब बैटरी स्वैपिंग क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, इनको इनको लगाने को लेकर के यहाँ पे इस पॉलिसीज को लाया गया है, जिसको बैटरी स्वैपिंग कहा गया है इसके अंदर। ठीक है, और इन पर चर्चाएं की गई हैं, और ये लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। तो आगे की स्लाइड में हम इन पे चर्चाएं करेंगे। इसके अलावा कोल क्रंच को लेकर के वापस से न्यूज़पेपर में यहाँ पे बात की गई है कि भारत के जो 3 स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को देखते हुए इन्होंने ऑर्डर दिया है कि हम क्या करेंगे, और कोल को खरीदेंगे। ठीक है,
10.5 मिलियन टन जो कोल है ये इसको परचेस किया जाएगा। इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये 3 स्टेट्स के द्वारा कोल की पूर्ति करने के लिए इनको खरीदा जाएगा शॉर्ट पीरियड के लिए, कि भाई कि अभी हमें खरीद करके ही हमारा काम चलाना होगा। तो ये क्यों समस्याएं आ रही हैं ये इसमें बताया गया है, बिकॉज क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, समर टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड होती है, जिसकी वजह से पावर कट वाली कंडीशंस भी अभी कई सारे राज्यों के अंदर देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर है ना, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर इसकी कटिंग को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, बिकॉज क्योंकि कोल की कमी की वजह से ये सारे जो इलेक्ट्रिक पावर आपको कमी देखने को मिलेगी, ये इसका कारण बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे बात फिर से एडिटोरियल पेज के अंदर की गई है रेफ्यूजीज को लेकर के, है ना। एक टॉपिक हम लोगों ने समझा था, 1-2 दिन पहले की ही बात है, कि रवांडा और यूके के बीच में, है ना, एक असाइलम साइन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि रवांडा के जितने भी रेफ्यूजीज आज की डेट में इलीगल तरीके से जो यूके के अंदर रह रहे हैं, उस चीज को देखते हुए इन्होंने ये असाइलम को साइन किया गया है दोनों ने एक दूसरे के साथ में, कि जितने भी रेफ्यूजीज यूके के अंदर जो रह रहे हैं, उन रेफ्यूजीज को वापस से कहाँ पहुंचाया जाएगा, रवांडा में शिफ्ट किया जाएगा। और रवांडा को इसके लिए काफी सारा अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 120 मिलियन यूरो अमाउंट जो है वो खर्च करेगी, ताकि ये जो लोग हैं, जो रेफ्यूजीज बन जाते हैं और जो शिफ्ट हो जाते हैं या माइग्रेट हो जाते हैं, वो ऐसे काम न कर सके, और इनके लिए यही इन्वेस्टमेंट उनके देश के अंदर, रवांडा के अंदर किया जा रहा है। तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि भाई कि जो भी रेफ्यूजीज जो माइग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके राइट्स को लेकर के या ये एक्सप्लॉयटेशन आपको या वायलेशंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उस राइट को मेंशन भी किया गया है। रेफ्यूजीज कन्वेंशन 1951 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 31 क्लॉज 1 में रेफ्यूजीज के जो राइट्स हैं उनका वायलेशंस हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा ऑथर के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। रेफ्यूजीज के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, यह आप लोगों को बताना है। आज के सीरीज का दूसरा क्वेश्चन कि रेफ्यूजीज के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। आगे बात करते हैं हम हमारे ऑथर के द्वारा एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, एक और आर्टिकल के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसका आर्टिकल 14 के बारे में बताएगी। कहीं ना कहीं ह्यूमंस जो हैं उसके वायलेशंस या उसके राइट्स को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, कि सिक एंड टू दी इंजॉय अदर दी कंट्रीज असाइलम एंड द परसिक्यूशंस, जो ये चीजें हो रही हैं ये एक तरीके से क्या है, गलत है, ये इसके अंदर ऑथर ने मेंशन किया है। इसके अलावा बात करें साइड वाले पेज में भी उसी चीज को मेंशन किया है जो एक दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सोलोमन आइलैंड के बारे में, है ना। सोलोमन आइलैंड के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रवांडा और सोलोमन आइलैंड दोनों ही कैसी कंट्री हैं, तो कॉमनवेल्थ नेशन है। इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, कैसे देश हैं ये, तो कॉमनवेल्थ नेशन है। और कॉमनवेल्थ नेशंस कितने हैं, तो 54 कॉमनवेल्थ नेशन है, उसमें से एक रवांडा है। और रवांडा के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि रवांडा एक ऐसी कंट्री है जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी रूल नहीं किया है, फिर भी रवांडा ने डॉक्यूमेंट को साइन करके कॉमनवेल्थ नेशन का एक हिस्सा बना। और ये कब बना, तो 2009 में ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज बना। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था सोलोमन आइलैंड के बारे में, तो सोलोमन आइलैंड जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहा, और 1978 में ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, और ये एक रिपब्लिक मोनार्की कंट्री बना यूके के अंडर में। और ये 1978 में ही कॉमनवेल्थ नेशन का हिस्सा बना। ठीक है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है।
कॉमनवेल्थ नेशंस कितने होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, 54 नेशंस हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, वैसे इसके अंदर दो कंट्रीज आती हैं जिस पर कभी भी ब्रिटेन ने रूल नहीं किया, फिर भी ये कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा है। एक तो रवांडा और दूसरी कंट्री है इसके अंदर मोजाम्बिक। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक कब इसकी मेंबर बनी तो 1995 में इसकी मेंबर बनी। और ये वो कंट्री है जिसपे ब्रिटेन ने रूल नहीं किया है, फिर भी ये कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर आती हैं। कौन सी दो कंट्री, फिर से सुन लीजिए, रवांडा एंड मोजाम्बिक। तो सोलोमन आइलैंड के बारे में यहाँ पे वही चर्चाएं की गई है, बिकॉज क्योंकि चाइना ने सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है सोलोमन आइलैंड के साथ में, जिसको देखते हुए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस के द्वारा एक चिंता जताई है कि भाई कि कहीं चाइना की डैप ट्रैप पॉलिसी का शिकार ना हो जाए सोलोमन आइलैंड भी। तो ये चीजों को देखते हुए यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर इसको मेंशन किया गया है, बिकॉज क्योंकि ये सारी कंट्रीज क्या है, वो लगी हुई है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को हम क्या कर सके, रोक सके, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन को हम स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर सके। लेकिन चाइना का जिस तरीके का इंकर्जन आपको देखने को मिलेगा, है ना, चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें कहीं एक कंट्री का नाम और ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि है सोलोमन आइलैंड। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बताना है सोलोमन आइलैंड की कैपिटल क्या है, इसके बारे में मैंने आपको क्लास में बताया भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सोलोमन आइलैंड की कैपिटल क्या है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला आर्टिकल, तो यहाँ पे फिर से वही वीट एक्सपोर्ट को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, है ना। यूक्रेन और रशिया वॉर को देखते हुए जो वीट की रिक्वायरमेंट जो वर्ल्ड के अंदर बन रही है, उसमें इसकी चर्चाएं की गई हैं। और पंजाब के अंदर काफी जो पोटेंशियल था वीट के प्रोडक्शन का, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। ये चीज इसके अंदर देखने को मिलती है ना, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि वेदर की जो कंडीशन है उसको देखते हुए यहाँ पर काफी सारा जो वीट का प्रोडक्शन है उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये ग्राफ को यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख सकते हैं 2021 और 2022 का जो ग्राफ है वो किस तरीके का नीचे आपको आते हुए देखने को मिलेगा, कि पंजाब से कितना वीट आता था, लेकिन इस बार वो चीज या वो प्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये भी एक कारण है। इसके अलावा वेदर कंडीशंस भी बताई गई है कि हीट वेव जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसा बताया गया कि अप्रैल 8 से 14 अप्रैल तक काफी ज्यादा गर्मी या ज्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिला है। लगभग ऐसा बताया गया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अप्रैल मंथ में यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है इस ग्राफ के अंदर। और अगला वाला जो आपको पेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हिंदी डिबेट को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि अभी हाल ही में होम मिनिस्ट्री के द्वारा या होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये कहा गया, सिटीजन्स शुड बी कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, है ना, जिसमें ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, है ना, इसमें फाउंडेशन लैंग्वेज का दर्जा जो है वो हिंदी को दिया जाएगा। ये यहाँ पे चर्चाएं की गई, तो जिसको लेकर के बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट को। तो ये हिंदी लैंग्वेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना, क्योंकि दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि 60 जो है मेंशन ऑफ द फर्स्ट मदर टंग और एज अ हिंदी। लेकिन यदि हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो हिंदी बोलने वाली जो पॉपुलेशन है वो 40% पॉपुलेशन है। और उसके अंदर भी यदि 40% हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो उसमें भी 56 जो डायलेक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब हिंदी के अंदर भी 56 आपको अलग अलग तरीके के डायलेक्ट्स इसके अंदर देखने को मिलेगी, या सब लैंग्वेजेस हिंदी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये चीजें इसके अंदर मेंशन की गई है। लगभग कुछ 52.83 करोड़ लोग बाग जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं।
तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे के पेज पर। और यहाँ पे जो क्विज वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? आज 22 अप्रैल है और आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे, मनाया जाता है। एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 22 सेलिब्रेटेड प्लैनेट एंड रेजिंग द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंटल इश्यूज। और इस डे को क्या कहा जाता है? अर्थ डे कहा जाता है। इसके अंदर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपके एग्जाम में पूछा गया कि पहली बार अर्थ समिट या अर्थ डे सेलिब्रेट कब किया गया था, तो 22 अप्रैल 1970 को ये से सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और आज जो थीम इसका सेलिब्रेट किया जा रहा है वो क्या है, तो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये आज का थीम है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये अर्थ डे 2022 का थीम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये इसका इस बार का थीम है। आगे बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की तरफ, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है मालदीव बैन करने वाला है किस चीज को, तो जो कैंपेन वहां पे अपोजिशनों के द्वारा चलाया गया था, खास करके अब्दुल्ला यामीन के द्वारा, वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा इस कैंपेन को चलाया गया था। बिकॉज क्योंकि ऐसा उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी इंकर्जन करती हुई देखने को मिल रही है मालदीव्स के अंदर। तो मालदीव्स जो है वो इस तरीके का कैंपेन चला रही थी इंडिया के अगेंस्ट में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अब्दुल्ला यमीन जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं या चाइना का सपोर्ट मिलता है अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट को। ठीक है, मालदीव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये है हमारा प्यारा भारत, और ये साइड में लगा हुआ है श्रीलंका। और श्रीलंका आप सभी को पता ही है क्यों चर्चा में है आज की डेट में। और श्रीलंका से थोड़ा सा या इंडिया से और आप नीचे की तरफ आते हैं साउथ की तरफ इंडियन ओशियन में, तो ये कई सारे आपको आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनको ही मालदीव्स हम कहते हैं। मालदीव की कैपिटल आपको मालदीव देखने को मिलेगी और यहाँ की जो करेंसी है उसको रुपया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुपया यहाँ की करेंसी है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे अभी राइट नाउ, तो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली मालदीव के अंदर। इसके अलावा हम बात करें, एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है, स्टार बना करके आप लोग लिख लीजिएगा। इंडिया और मालदीव के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है? वैसे तो वाटर स्ट्रेट है, क्योंकि पानी से लगा हुआ ये कंट्री है। तो इंडिया और मालदीव के बीच की जो वाटर स्ट्रेट है उसको कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। ये है इंडिया और मालदीव के बीच की वाटर स्ट्रेट। ठीक है, चले आज की सीरीज में अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है। इंडिया और श्रीलंका के बीच की वाटर स्ट्रेट को क्या कहा जाता है, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया मालदीव के रिलेशंस को देखें तो जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मालदीव टू इंडिया, है ना। इंडिया मालदीव जो है वो टोल गेट इन इंडियन ओशियंस है ना। और कहीं ना कहीं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है चाइना की, चाइना क्या कर रहा है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के द्वारा इंडिया को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है कि यदि इन कंट्रीज के अंदर मैं क्या करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, तो ये क्या होंगे, मुझे एक्सेस प्रोवाइड करेंगे किसके अगेंस्ट में? इंडिया के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं इंडिया को के लिए ये थ्रेट था जब तक यामीन की सरकार थी। लेकिन अभी जो इब्राहिम मोहम्मद सोली है ये कहीं ना कहीं डाइवर्टेड है किसकी तरफ? इंडिया की तरफ। इंडिया का सपोर्ट काफी मिलता है यहां पर। इसके बात करें, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशंस के रूप में देखा जाता है, ठीक है, इंडिया और मालदीव्स को। और इसके अलावा बात करें 50% ऑफ इंडियन एक्सटर्नल ट्रेड एंड 80% इट्स एनर्जी इंपोर्ट ट्रांजिट दिस इस रूट से किया जाता है इन द अरेबियन ओशियंस, अरेबियन सी, अरेबियन ओशियन बोल रहा हूं, अरेबियन सी। इसके अलावा बात करें, इंडिया और मालदीव दोनों मेंबर हैं
ऑर्गेनाइजेशन के, एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, और एक है किसकी बात करें हम, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो ये दोनों का मेंबर है इंडिया और मालदीव। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो इसे बनाया गया था 2001 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर यदि हम देखें तो मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखना, मनीला किसकी कैपिटल है, तो फिलीपींस की कैपिटल है, फिलीपींस के अंदर इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी, है ना। और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका इसके मेंबर हैं। ठीक है, 7 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्री हैं। बात करें सार्क की, तो सार्क बना था कब, 1985 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर इसका कैपिटल आपको देखने को मिलेगा, सॉरी इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और मेंबर कंट्री की बात करें तो इसके अंदर 8 मेंबर कंट्री आती हैं। ठीक है, और सार्क का ये भी मेंबर है इंडिया और मालदीव, ये आप लोग को इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें सिक्योरिटी कोऑपरेशन, तो 1988 से काफी सपोर्ट मिल रहा है इंडिया का, किसको, मालदीव के अंदर, क्योंकि आप देखेंगे कि मालदीव के अंदर मिलिट्री कू वाली कंडीशन थी, और मिलिट्री जो थी मालदीव की वो वहां पर वहां की गवर्नमेंट को घेरने में लगी हुई थी। 1988 की ये बात है, जब वहां के प्रेसिडेंट थे मामून अब्दुल गायुम गायुम, जिनको जिनको सपोर्ट किया था इंडिया की तरफ से, और इंडिया की पैरा जो ट्रुप्स थी ये और नेवल वेसल्स के द्वारा इसको रिस्टोर किया गया था। और इस ऑपरेशन को क्या नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था इस चीज के लिए, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें इंडिया और मालदीव के बीच की ज्वाइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या कहा जाता है, तो एक्वेरिन कहा जाता है। चलिए, आज की सीरीज में अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है एक्वेरिन का मीनिंग क्या होता है, एक्वेरिन मीन्स क्या होता है, ये आप लोग को बताना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट, द 2004 सुनामी एंड ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस माली के अंदर हमें देखने को मिला, जिसके लिए इंडिया ने काफी सारा असिस्टेंस मालदीव को प्रोवाइड किया। इसके अलावा बात करें कोविड 19 के टाइम पीरियड में भी काफी सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड वैक्सीन डिलीवर्ड की गई इंडिया के द्वारा। इंडिया के आसपास की जितनी भी नेबर कंट्री हैं उनको सभी को सपोर्ट किया गया, और जिस मिशन के तहत इंडिया के द्वारा इनको सपोर्ट किया गया उसे हम कहते हैं मिशन सागर। मिशन सागर कब लॉन्च किया गया था, तो 2020 में इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। और मॉरिशस, सेशल्स, है ना, और मालदीव, कई सारी कंट्रीज को हमने इस तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। मालदीव की बात करें तो कैपिटल है माले, लार्जेस्ट सिटी भी मानी जाती है। इसके अलावा बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो इब्राहिम मोहम्मद सॉली यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं फैजल नसीम। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, है ना, यहीं से यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद, ये यूएनजीए 76 यूएनजीए के क्या भी हैं, प्रेसिडेंट है, जो कि मालदीव से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं ये कब इंडिपेंडेंट हुआ था यूके से, तो 26 जुलाई 1965 में ये इंडिपेंडेंट हुआ था। रिपब्लिक कंट्री बना 1968 के अंदर। ठीक है, बात करते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ के लोगों के द्वारा, केरल के लोगों के द्वारा काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है केरला के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर के। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि केरला का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये कौन किस चीज का प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट है, रेल प्रोजेक्ट है, या पोर्ट प्रोजेक्ट है, किस चीज को लेकर के ये प्रोजेक्ट बनाने को लेकर के बात चल रही है। तो सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है वो केरला के अंदर है, रेल प्रोजेक्ट, ये देख सकते हैं आप। और ये इशू क्या है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ये क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज लेक ऑफ द फाइनेंशियल
वायबिलिटी जिसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि केरल के अंदर थोड़े दिन ही पहले फ्लड आई थी और इससे पूरे केरला की इकोनॉमी क्या हो गई थी, डाउन चली गई थी। कई सारे लोग बाग बेघर हो गए थे, कई सारे लोगों का रोजगार चले गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली कंडीशंस केरला के अंदर बहुत नीचे चली गई, है ना। एक तो कारण ये है। सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट भी इसके अंदर बताया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी लोग बाग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ द वुड बी द स्टेट टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा इसमें जो बात की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के तहत काफी सारे लोगों को क्या किया करना होगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से सरकार के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, तो ये आपको मैप देखना है ना। तिरुवनंतपुरम केरला की जो कैपिटल है, यहां से कासरगोड नॉर्थ की तरफ आप जाएंगे तो ये कुछ ऐसा लंबा प्रोजेक्ट है। 629 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जो कि तिरुवनंतपुरम से साउथ से कासरगोड नॉर्थ की तरफ ये आपको देखने को मिलेगा। और बीच में 11 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे और उन 11 डिस्ट्रिक्ट्स में 11 स्टेशन को इसमें कवर अप किया जाएगा। इसे एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा और साथ में रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, आज की सीरीज में अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर कौन है, और एक और क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है कि भारत के अंदर टोटल कितने रेलवे जोन हैं, इसके लिए आंसर आप लोग को करना है। इसके अलावा बात करें, यदि ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड का जो टाइम पीरियड जो लगता है, समय जो लगता है, वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो ट्रेन इसके अंदर चलाई जाएगी वो लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे ये ट्रेन को चलाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और वो है जॉनसन के द्वारा विजिट किया गया है भारत के अंदर। और पहला जो ये पहली विजिट है किसी भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और खास करके साबरमती आश्रम के अंदर पहली बार कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे। अब इंडिया और बायलैटरल जो रिलेशन है यूके के साथ में, उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी दी गई है यूके और इंडिया के बीच में कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के दोनों देश एग्री हुए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, एफटीए क्या होता है कि भाई कि किसी भी कंट्री के द्वारा, है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के आपस में एक एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, जिस पर किसी भी तरीके का क्या नहीं होता है, टैरिफ्स नहीं लगाया जाता है, या टैरिफ्स लगाया भी जाता है तो बिल्कुल नॉमिनल कंडीशंस में उसको रखा जाता है ना। या उसमें भी कुछ मेन प्रोडक्ट होते हैं जिनको टैरिफ्स फ्री रखा जाता है दोनों तरफ से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के, तो उसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है। और ये एग्रीमेंट ब्रेक्जिट के बाद डायरेक्टली यूके और इंडिया के बीच में ये आपको एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। नहीं तो इससे पहले ये सारे एग्रीमेंट ईयू के द्वारा होते थे, बिकॉज क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा हुआ करता था यूके, लेकिन यूके ने एग्जिट कर दिया है, उसको उससे क्विट कर दिया है। तो अब ये डायरेक्टली डील किसके साथ की जा रही है, तो यूके के साथ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें, फ्री ट्रेड जो कवर है मोर देन 90% ऑफ द टैरिफ्स लाइंस जो है, इनको बायलैटरल ट्रेड टारगेट जो है, इसको अराउंड $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा 2030 तक। ठीक है। काफी सारे गुड्स जो हैं इसको सप्लाई किया जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट इंडिया की यूके से होती है वो हमें मिलेगी। इवन यूके को सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज का है, और इंडिया सर्विसेज के लिए बहुत जाना जाता है दुनिया के अंदर, तो वो चीजें हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, है ना। इसके अलावा बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि a pact between two more nations and reduce the barriers of the imports and exports among them, है ना। फ्री ट्रेड पॉलिसी, गुड्स, सर्विसेज बोथ, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। टैरिफ्स, कोटा, सब्सिडीज जो है, प्रोहिबिशन जो है, इनको हटा दिया जाता है। दे आर दी एक्सचेंज। और ये और कितने प्रकार का होता है, तो फॉर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग तरीके से।
एक होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए कहा जाता है। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको सेका कहा जाता है। और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको सेपा कहा जाता है। आगे बात करें इंडिया की नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पॉलिसी है, उसके अंदर लगभग कुछ 16 कंट्रीज के साथ में नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया का। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी? कनाडा हुआ, यूएस हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, साउथ कोरिया हुआ। इसके अलावा यूएई के साथ में अभी 2022 में हमारे नेगोशिएशन स्टार्ट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम ने स्टार्ट कर दिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और काफी सारी चीजों को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में यूके हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ऐसी काफी सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें यूके की, इंडिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो 600 यूके कंपनीज जो हैं वो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं आज की डेट में, जिसमें लगभग कुछ 3,20,000 के आसपास इंडियन पीपल जो हैं वो काम कर रहे हैं। मतलब इतने लोगों को क्या दिया जा चुका है? रोजगार दिया जा चुका है, एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है यूके बेस्ड कंपनीज के अंदर। जेसीबी की अभी जस्ट हमने बात की थी कि जेसीबी जो है इसकी शुरुआत बड़ोदरा के अंदर की गई है कंपनी, है ना। जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड इस कंपनी का नाम है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। 110 अक्रॉस द कंट्रीज ग्लोब सपोर्टिंग द विजन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसमें के अंदर काफी सारी कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब के अंदर। इसके अंदर हम काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत कर ही रहे हैं, प्लांट्स हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, एनर्जी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जिसमें सपोर्ट कर रही हैं इंडिया को काफी सारी कंट्री। 2020-21 India was the UK's second largest source of the investment in the terms of number of the project. इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। नेवल एक्सरसाइज को कोंकण कहा जाता है, एयरफोर्स एक्सरसाइज को इंद्रधनुष कहा जाता है, और मिलिट्री एक्सरसाइज को अजय वॉरियर के नाम से हम जानते हैं। मैंने इससे क्वेश्चन पूछा भी आपसे रिलेवेंट कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के, इनके बारे में आप लोग को बताना है। अब वीट के एक्सपोर्ट को लेकर के बात हो रही है, तो इंडिया रेडी है वीट के एक्सपोर्ट को लेकर के, बिकॉज क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो जिस तरीके से अभी डिस्प्यूट चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसको देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट में वीट की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और बन भी रही है। तो इसके लिए इंडिया रेडी है। ये चर्चाएं इसके अंदर की गई हैं, और फिर से वापस मैं उस चीज को यहाँ पे मेंशन किया है। जिन लोगों ने कल नहीं देख पाए हैं इस एनालिसिस सीरीज को, वो आज इसके अंदर समझ लें कि मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स वीट एक्सपोर्ट, जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वीट का एक्सपोर्ट जो कंट्री करती है वो रशिया और यूक्रेन मिलकर के करती हैं। उसमें भी यदि हम बात करें, रशिया सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, है ना। लगभग कुछ 18% वीट का ये एक्सपोर्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट में। इसके अलावा बात करें, यदि रशिया और यूक्रेन मिलकर के यदि वीट के एक्सपोर्ट को देखें तो 25.4% वीट का एक्सपोर्ट करती हैं वर्ल्ड के अंदर। द टॉप 5 वीट एक्सपोर्टर कंट्री में देखा जाए तो यूक्रेन फर्स्ट पे आता है, यूएस सेकंड, कनाडा थर्ड नंबर पे, फ्रांस फोर्थ एंड यूक्रेन फिफ्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें वर्ल्ड में वीट के प्रोडक्शन की, यदि हम बात करें तो वर्ल्ड में वीट का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा चाइना करता है, सेकंड नंबर पे इंडिया करता है, थर्ड पे रशिया, फोर्थ पे यूएस और फिफ्थ पे कनाडा करता है ना। कल मैंने आपको बताया था कि यदि यूक्रेन का पूछा जाए कि यूक्रेन दुनिया में कौन से नंबर पे आता है वीट के प्रोडक्शन के मामले में, तो 8th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कल के पेपर में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, क्योंकि इजिप्ट को वीट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज क्योंकि इजिप्ट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वीट। इसके बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है। बात करें वीट एक कैसी क्रॉप है, तो रबी क्रॉप है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। रबी मींस क्या होता है, तो रबी की जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। सोइंग द टाइम ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, एंड हार्वेस्टिंग टाइम होता है मार्च अप्रैल के टाइम पीरियड में इसको काट लिया जाता है ना। रबी क्रॉप्स के अंदर आपको वीट देखने को मिलेगा, और जिसके लिए रेनफॉल जो चाहिए होता है वो होता है 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा बात करें, ये वाली लाइन आप लोग को ध्यान में रखना है,
उत्तर प्रदेश भारत के अंदर सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन करता है, पंजाब, और आज के पेपर में पंजाब के बारे में ही बताया कि कम हुआ है यहाँ पे वीट का सप्लाई, ये चीज भी यहाँ पे बताई गई है। तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है हरियाणा एंड पांचवा है राजस्थान। ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट रहा है, कंट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ द रबी क्रॉप्स स्पेसिफिकली वीट, इस पे बड़ा फोकस किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आई है तो इसको भी समझ लीजिए भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दुनिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन मानी जाती है और ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में दुनिया में पहली बार लाई गई। इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी। जो रिसर्चर्स थे जो कि इस पर काम कर रहे थे, नॉर्मन ई बोरलॉग, इनका नाम आप लोग को ध्यान में रखना है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाने वाला इंटरनेशनल प्राइज कौन सा होता है तो बोरलॉग प्राइज होता है। और वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1960 में नॉर्मन बोरलॉग ने फिलीपींस से की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, कहां से की गई थी? फिलीपींस से इसकी शुरुआत की गई थी। और फिलीपींस जाना जाता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए दुनिया में। इसके अलावा बात करें भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई तो 1966 टू 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत के अंदर हुई। और भारत में इसके फादर कौन माने जाते हैं तो एम एस स्वामीनाथन इसके फादर माने जाते हैं। ये आप लोग को इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। और वर्ल्ड में जैसे पंजाब में हुई वैसे ही भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत पंजाब से हुई है ना, सॉरी, वर्ल्ड में फिलीपींस से हुई है, उसी तरीके से भारत में पंजाब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारा रेवोल्यूशन के अंदर आपको सीड्स नए नए तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, पल्सेस में, राइस में, वीट के अंदर, तो ये रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर के बात की गई है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है किस चीज का तो लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम आयन बैटरीज किस तरीके की बैटरी होती हैं तो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जिनका इस्तेमाल इन व्हीकल्स के अंदर किया जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ये इंडिया का फ्यूचर है, आगे चल करके ये आपको देखने को मिलेगा। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कार मार्केट आपको देखने को मिलेगा, ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट कार मार्केट है वर्ल्ड एंड has the potential become the top 3 in the near future। About 40 करोड़ कस्टमर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि मोबिलिटी सॉल्यूशन बाय द ईयर्स 2030 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें अब हम इस चीज को लेकर के क्यों बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर काफी सारी कंट्रीज ने ये एक्शन लिया था कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा लेवल पे हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे। ये इसके अंदर कई सारी कंट्रीज ने इसमें एक्शन लिया था या अपने स्टैंड को रखा था। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने अभी हाल ही में कोप 26 के अंदर ये कहा है कि हम क्या हो जाएंगे, नेट जीरो एमिशंस कर लेंगे 2070 तक। ठीक है, और ये कैसे होगा, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा ट्रांसपोर्टेशन में, और ट्रांसपोर्टेशन में भी हम इस तरीके की लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं, है ना। और हमने एक कैंपेन को भी स्टार्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर के, और एक एक्शन यहाँ पे हमने रखा है ना, इंडिया की तरफ से। इंडिया का स्टैंड क्या है कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 30 कैंपेन, जिसमें ये बात की गई है कि ये हमारा टारगेट है भारत के अंदर कि लगभग 30% जो न्यू व्हीकल्स जो होंगे ये सेल किए जाएंगे टू बी इलेक्ट्रिक बाय द 2030। ये इंडिया का टारगेट है, और टारगेट ध्यान रखना है आप लोग को क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें, ये कहीं ना कहीं हिस्सा है हमारे एलिमेंट्स हैं पंचामृत स्कीम का। पंचामृत स्कीम क्या है, जो हमने स्टैंड लिया है कोप 26 इन ग्लासगो के अंदर। अब ये कोप 26 क्या होती है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, कोप का फुल फॉर्म होता है। और UNFCCC मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
इसके अंदर 197 कंट्रीज आती हैं और ये एक साल में एक बार गैदरिंग करती हैं और क्लाइमेट को लेकर के चर्चाएं करती हैं। तो इस साल 2021 के अंदर कहां पे हुआ है, तो ये ग्लासगो यूके के अंदर ये समिट हुई है, जिसको हम कोप 26 के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर हमने ये सारी चीजें कही हैं, है ना। पंचामृत स्कीम क्या है, क्योंकि इंडिया ने अपना स्टैंड लिया है, 5 पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है कि इंडिया क्या क्या चीज करने वाला है। तो रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन बाय द 1 बिलियन टन्स बाय द 2030 ये हमारा टारगेट है, और अचीव करेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशंस को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द 2070। पंचामृत स्कीम क्या है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ताकि आप लोग को स्टेटमेंट वाले जैसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन ना जाए। तो रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, जो कि पहले 2015 का जो इनिशिएटिव था उसमें इंडिया ने ये कहा था, है ना, पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट के अंदर, कि इंडिया 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना। कितनी एनर्जी, 450 गीगावाट, और ये कब तक करेगा, 2030 तक। ये इसने इनिशिएटिव लिया था 2015 के अंदर, लेकिन अभी हाल ही में कोप 26 में इसको 50 मेगावाट गीगावाट और इंक्रीज किया और बोला कि अब हम 500 गीगावाट 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ जाएंगे। इसके अलावा फुलफिल द 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वाया रिन्यूएबल एनर्जी 2030, मतलब 500 गीगावाट तो हम करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से, और वो भी कितना, तो 50% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है टोटल, मतलब हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी हम 50% तक ले जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, कब तक, 2030 तक। इसके अलावा तीसरी लाइन क्या लिखी गई है, कि जब हम इतने सारे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम रिड्यूस कर लेंगे 1 बिलियन कार्बन एमिशन बाय द 2030। ठीक है, इसके अलावा हम कार्बन इंटेंसिटी को भी कम करेंगे और रिड्यूस करेंगे लगभग 45% बाय द 2030, ये हमारा इनिशिएटिव है। एंड लास्ट पॉइंट, अचीविंग द टारगेट नेट जीरो बाय द 2070, ये हमारा टारगेट है। चलिए, आज की सीरीज के अंदर आप लोग को अगले क्वेश्चन का आंसर करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि चाइना के द्वारा ये इनिशिएटिव कितना रखा गया है, कि हम कब तक इसको नेट जीरो कर लेंगे। जैसे हमने 2070 है रखा है, तो चाइना ने कब तक का रखा है, ये आप लोग को बताना है। अब मैंने आपको बताया कि भाई कि लिथियम का इस्तेमाल होता है बैटरीज के अंदर, जो कि एक तरीके से रिचार्जेबल होती हैं। अब ये लिथियम क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसको भी समझ लीजिए। इट इज द केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ Li। ध्यान रखना, लिथियम को इंडिकेट किया जाता है Li से। और इट इज द सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल, जिसको फ्यूचर का क्या कहा जाएगा, व्हाइट गोल्ड कहा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में एक रेवोल्यूशन इस चीज की लेकर के होगी कि हम लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हम क्या करें, लेकर के आए पूरे मार्केट में। इसके अलावा बात करें, ये एक तरीके की लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है, जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये एक तरीके की अल्कली मेटल है और एक तरीके से रेयर मेटल भी मानी जाती है। अल्कली मेटल कौन कौन सी होती हैं, तो लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबीडियम हुआ, सीजियम हुआ, है ना, फ्रांजियम हुआ, ये सारी कैसी हुई, ये एल्कली मेटल कहलाती हैं। रेयर मेटल में क्या होती हैं, ये नायोबियम होती है ना, टाइटेनियम होती है, लिथियम है, ये सब कैसी मेटल है, तो ये रेयर मेटल है। इसके अलावा बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखना है वो ये है, लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज किसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन सी कंट्री लिथियम ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिथियम ट्रायंगल कंट्री कौन सी होती है। तो अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, ये तीनों कंट्री साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ये कंट्री है, जहां पे भरपूर मात्रा में रिजर्वायर आपको देखने को मिलेंगे लिथियम के। आगे बात करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम का रिजर्व कहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो चिली। ध्यान रखना है आपको, चिली के पास सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार हैं, रिजर्वायर।
ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे आता है एंड थर्ड नंबर पे आता है अर्जेंटीना। लेकिन यदि अब बात करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, क्वेश्चन आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम का प्रोडक्शन कौन करता है, तब वहां पे आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा लिथियम का मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन भंडार यदि पूछा जाएगा, रिजर्वायर किसके पास में है, तो चिली के पास में है। एक और क्वेश्चन का आंसर यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है, तब वहां पे आंसर होगा चाइना। ध्यान रखना, ये सारी चीजों में सबसे आगे आपको चाइना देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत के अंदर कहां पर आपको लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं, अभी हाल ही में इसके बारे में जानकारी लगी है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर अगला क्वेश्चन करना है कि भारत में अभी हाल ही में लिथियम के रिजर्वायर कहां पर देखने को मिले हैं, कौन से स्टेट के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है। बात करते हैं हिंदी की, यहां पे चर्चाएं की गई हैं। तो हिंदी जो है, अभी हाल ही में होम मिनिस्ट्री के द्वारा यह कहा गया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर फाउंडेशन लैंग्वेज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज होगी। तो इसको लेकर के काफी सारा क्रिटिसिज्म सरकार के अगेंस्ट में देखने को मिला, है ना। और ये कहा कि ये तो एक तरीके से आप राज्यों के अधिकारों को आप क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को लेकर के आप वायलेट कर रहे हैं। तो अब हिंदी का जिक्र यहां पे निकला है, तो हिंदी के बारे में समझ लीजिए। हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में के तहत लिखा जाता है। अडॉप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई 14 सितंबर 1949 में। ध्यान रखना, 14 सितंबर को होता है नेशनल हिंदी डे, है ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी को आगे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन दिया काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड सेठ गोविंद दास, इनके द्वारा काफी कंट्रीब्यूशन दिया गया हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। फर्स्ट हिंदी डे जो है सेलिब्रेट किया गया था इन 1953 में, लेकिन अडॉप्ट कब किया गया, तो 1949 में। इसके अलावा बात करें, हिंदी जो है इंग्लिश की ही तरह एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो जिसका एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 343 में लिखा गया है कि हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343। ठीक है, बात करें ये हिंदी जो लैंग्वेज है, ये कौन से शेड्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो 8th शेड्यूल का हिस्सा है। और हिंदी का एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 351 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और बात करें वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 10th जनवरी को। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर, वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, तो 10th जनवरी को होता है। बात करें पहला हिंदी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 में हुआ था 10th जनवरी को, इसीलिए 10th जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। एक और चीज मैं बताऊं कि दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेज में हिंदी का जो नंबर आता है, रैंक आता है, वो आता है 3rd रैंक। ध्यान रखना, हिंदी दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेज में कौन से नंबर पे आती है, तो 3rd नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी लैंग्वेज आती है, तो इंग्लिश आती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आती है कौन सी, तो चाइनीज लैंग्वेज आती है, जिसको हम मैंडरिन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, आते हैं 8th शेड्यूल के अंदर। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो भारत के संविधान में कौन सी शेड्यूल के अंदर है, तो 8th शेड्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और कौन से पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो पार्ट 17 के अंदर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। और पार्ट 17 में कहां से कहां तक आर्टिकल मेंशन किए गए हैं, तो आर्टिकल 343 से 351 तक आर्टिकल मेंशन है। कौन सी शेड्यूल का हिस्सा है, तो 8th शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया है। बात करें लैंग्वेज को लेकर के, हिंदी लैंग्वेज, तो आर्टिकल 351 में इसका मेंशन किया गया है। 8th शेड्यूल जो है, जब इसको बनाई गई थी, जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी गई थी, तब इसमें 14 लैंग्वेज थी। लेकिन आज की डेट में 8th शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, तो 22 लैंग्वेजेस आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, तो असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी, ये 22 भाषाएं इसमें मेंशन की गई हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना,
तब 8 शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट था, तो 14 लैंग्वेजेस इसके अंदर रखी गई। मतलब उसके बाद में 3 बार अमेंडमेंट हुए लैंग्वेजेस को लेकर के शेड्यूल के अंदर। तो पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, तो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ये अमेंड हुआ था और इसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। इसके अलावा बात करें 71st अमेंडमेंट 1992 में हुआ, जिसमें 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। इसके बाद में तीसरा अमेंडमेंट हुआ 92nd अमेंडमेंट 2003, जिसको फोर्स में लाया गया 2004 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी। तमिल पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी जिसको 2004 में डिक्लेयर किया गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। तो 8 शेड्यूल के अंदर इनको क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है 22, उन्हीं में से ये 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिला हुआ है। बात करें कोल को लेकर के, तो कोल के बारे में यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि मैंने आपको पिछली एनालिसिस सीरीज के अंदर मैंने बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा बिजली जो है, एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है वो कोल से की जाती है। लगभग 50% से ज्यादा जो एनर्जी है वो हमारे यहाँ कोल से प्रोड्यूस की जाती है। अब हम जाकर के सेकंड सबसे ज्यादा जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कोल क्रंच होने की वजह से या कोल की कमी होने की वजह से ये जो है इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी कट देखने को मिला है ना, डाउन देखने को मिला है। कई सारे प्लांट्स के अंदर तो कोल खत्म होते हुए देखने को मिला है, बिकॉज क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोल जो है वो एक फैक्ट्री के अंदर, एक पावर प्लांट के अंदर 26 दिन के लिए रिजर्व होना जरूरी है, कि 26 दिन तक यदि उसे कोल नहीं मिले तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। लेकिन भारत के अंदर लगभग कुछ 173 जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें से 155 पावर प्लांट की यदि हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं नॉन जो पिट हेड जो आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी दूरी कोल माइन से लगभग कुछ 1500 से 2000 किलोमीटर की होती है, जिन पर कोल को ट्रांसपोर्ट करने में काफी टाइम और खर्चा देखने को मिलता है। तो एक कारण ये भी है इसके अंदर, ठीक है। और कंजप्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि अभी समर का टाइम चल रहा है, तो लोड भी काफी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से और ज्यादा कोल की जरूरत है। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्यूल है ना, फॉसिल फ्यूल है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिजली को हम प्रोड्यूस करते हैं थर्मल पावर प्लांट के थ्रू। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का सबसे पहला जो पावर प्लांट था वो था हुसैन सागर पावर प्लांट। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर आपको ये पावर प्लांट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहला पावर प्लांट है। 1921 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और उसके बाद फिर एक के बाद एक बिजली थर्मल पावर प्लांट भारत के अंदर एस्टैब्लिश होना शुरू हुए। आगे बात करते हैं, कोल के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन कौन करता है, तो चाइना करता है, दूसरा यूएस करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, इंडोनेशिया करता है और फिर इंडिया करता है। इंडिया 5th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंट्री है। इसके अलावा बात करें भारत के अंदर कोल कहां पर आपको प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा, तो रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ये कोयले के लिए जाने जाते हैं भारत के अंदर। और ये सब प्लेस कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये झारखंड के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें, कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है कोयले को उसके टाइप के अकॉर्डिंग, है ना, कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो सबसे अच्छा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद होता है सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट, सबसे लास्ट में ये कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आज के एनालिसिस में आपको समझ में आई हैं। इसके अलावा जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके सभी के आंसर्स आप
कमेंट बॉक्स के अंदर करें, है ना। जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं आप मुझसे कर सकते हैं। तो आज की एनालिसिस में इतना ही। इसके अलावा फिर हम मिलेंगे अगली एनालिसिस सीरीज के अंदर। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।